नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बिहार में 81 घंटे बाद वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे। 243 सीटों का फैसला होने वाला है, जिसमें पहले दिन 71 सीटों पर मतदान होगा। मतदान से पहले नेताओं की धड़कनें कितनी बढ़ी हुई हैं, यह आज नीतीश कुमार का भाषण सुनेंगे तो पता चलेगा। पिछले 15-20 साल में बिहार में इतना क्लोज इलेक्शन कभी नहीं हुआ। जब भी बड़े नेता बंद कमरे में बातें करते हैं तो वो भी नतीजों को लेकर चिंतित दिखते हैं। बिहार में माहौल कितना गर्म है और नंबर क्या कहता है, देखिए सुपर ओपिनियन पोल। मोदी की इलेक्शन रैली के एक दिन बाद बिहार का सुपर ओपिनियन पोल। क्या है बिहार की जनता का मूड? नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार फिर से होना चाहिए। फिर से? हाँ, फिर युवा लहर तेजस्वी तेजस्वी। कौन बनाएगा बिहार में सरकार? नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। कौन बनेगा मगध का महाराज? भोजपुर में किसका होगा साम्राज्य? ये हम लालटेन का है, सब दिन है, आज भी है तो है। सीमांचल में किसकी होगी जीत? मिथिलांचल में किसकी होगी हार? नीतीश कुमार जिंदाबाद। 10 नवंबर को बिहार में कौन मनाएगा दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला? इंतजार हुआ खत्म। हमने बिहार चुनाव पर अब तक हुए सारे ओपिनियन पोल का एनालिसिस किया, तब जाकर तैयार हुआ सुपर ओपिनियन पोल। एनडीए 139 से 143 सीट, महागठबंधन 87 से 96 सीट, एलजेपी 2 से 6 सीट, अन्य 5 से 9 सीट। सुपर ओपिनियन पोल से निकली 5 हेडलाइनें देख लीजिए। बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार बनती दिख रही है। महागठबंधन से एनडीए को तगड़ी टक्कर मिल रही है। सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार बिहार की पहली पसंद है। मुख्यमंत्री की रेस में तेजस्वी यादव भी बहुत पीछे नहीं है और बिहार के वोटरों ने चिराग पासवान को लगभग डंप कर दिया है। बिहार के मैदान जंग में उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव को आमने सामने की जंग बना दिया। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। दिल में है नरेंद्र मोदी, ये दावा करके चिराग पासवान बिहार चुनाव को 3 कोण की लड़ाई बनाना चाह रहे थे। नरेंद्र मोदी ने इसे महागठबंधन वर्सेस डबल इंजन वाला मुकाबला बना दिया। बिहार के सुपर ओपिनियन पोल से मिले नतीजों पर नरेंद्र मोदी की छाप साफ साफ दिखने लगी है। मोदी की पहली 3 इलेक्शन रैलियों से किस पार्टी को कितने वोट ट्रांसफर हुए, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि सीएम पोस्ट के लिए पब्लिक ओपिनियन में कहां स्टैंड करते हैं नीतीश कुमार और कहां खड़े हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार 32%, तेजस्वी यादव 27%, चिराग पासवान 4%, सुशील मोदी 4%। पॉपुलर चॉइस में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से पीछे, लेकिन अंतर सिर्फ 5% का है। क्या तेजस्वी ये खाई पाट लेंगे? क्या 7 नवंबर को आखिरी दौर की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पीछे छोड़ देंगे? बिहार के चुनावी बैटल ग्राउंड में उतरे इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने ये सवाल सीधे वोटरों से पूछे। इस वक्त हम ब्रह्मपुरा रविदास चौक मुजफ्फरपुर में हैं। बिहार का वो इलाका जहां राजपूत और कायस्थ मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। बीजेपी जेडीयू का गढ़ माना जाता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। मुद्दों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, वो 370 से लेके राष्ट्रीय मुद्दों की बात किए, परिवार पर हमला किए,
तेजस्वी स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, नीतीश अपना लोकल डेवलपमेंट को गिना रहे हैं। आपके लिए कौन से मुद्दे हैं और क्या नेशनल मुद्दे चलेंगे कि लोकल चलेंगे? नहीं, चलेंगे तो लोकल ही, जहाँ तक विकास चलेगा, अदरवाइज कुछ चलेगा नहीं। नेशनल था तो नेशनल को सपोर्ट करेंगे ही, नहीं पहले तो विकास चाहिए, अच्छा, रोजगार चाहिए। और नीतीश का पास कि फेल? नीतीश पास है आपके लिए। सर आपका नाम क्या हुआ? शहजाद। शहजाद, हम आपसे जानना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी 370 और चीन की बात कर रहे हैं, बिहार के गौरव की बात कर रहे हैं, आरजेडी लोकल मुद्दे की बात कर रही है। आपके लिए कौन से मुद्दे मायने, लोकल कि नेशनल? अभी फिलहाल तो हमारे लिए लोकल ही मुझे इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि हम लोग लोकल लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोकल होंगे, जो हमारे लोकल विकास करेंगे, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करना है। तो शहजाद साहब, आपको वोट किस तरफ जा रहा है, क्या माहौल है, किस पार्टी में दम लग रहा है? जो विकास करेगा उसी को देंगे। तो पिछले 15 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ, जैसा तेजस्वी कहते हैं? विकास तो हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ है। सब अपने हिसाब से करते हैं विकास, कोई कमी है कोई बेसी है, लेकिन विकास तो हो ही रहा है। विकास तो हो ही रहा है। अंकल जी, आप मुड़ के ना जाइए, आइए। क्या नाम हुआ आपका? जी, क्यामुद्दीन अहमद। क्यामुद्दीन साहब, आप जब मुजफ्फरपुर में वोट डालेंगे जी, तो राष्ट्रीय मुद्दों पे डालेंगे कि स्थानीय मुद्दों पे डालेंगे? नहीं, विकास के मुद्दे पर डालेंगे। विकास के मुद्दे पे जी। डालेंगे। और विकास कौन कर रहा है? नीतीश कुमार ने बहुत किया है जी। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे? जी, एकदम। तेजस्वी तो कहते हैं 15 साल में कोई काम नहीं, कुछ नहीं, काम देखिए बस। काम पर। नवंबर को सबसे ज्यादा पूछ सीटों की होगी। जो पार्टी या अलायंस ज्यादा सीटें जीतेगी, सरकार उसी की बनेगी। लेकिन सीटों का गणित वोट से तैयार होता है, इसीलिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि बिहार चुनाव में किस पार्टी या अलायंस को कितने वोट मिल रहे हैं। बिहार में हुए अब तक के सारे ओपिनियन पोल्स के आधार पर किए गए सुपर ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 40% वोट, महागठबंधन को 33% वोट, एलजेपी को 6% वोट और अन्य को 21% वोट मिल सकते हैं। पार्टियों के मिले यही वोट सीटों में कन्वर्ट होंगे, जो अगले 5 साल के लिए बिहार की किस्मत तय करेंगे। मुकाबला सीधा है, एक तरफ मोदी का भरोसा है, नीतीश कुमार का काम है। 15 साल में बदली बिहार की तस्वीर है, तो दूसरी ओर लालू यादव का MY समीकरण है, जातियों का अंकगणित और तेजस्वी यादव का जोश है। आप जरा समझ लीजिए पूरे बिहार के बारे में, जरा सोच लीजिए कि कितना ज्यादा काम किया गया है और लोगों को मौका मिला तो क्या करते थे। कहीं एक स्कूल बनाया था? अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। बिहार को जानने वाले कई लोग कहते हैं कि बिहार का सारा चुनावी गणित जातियों के अंक गणित से निकलता है। क्या कहता है ये अंक गणित और इसमें कितना बदलेगा नतीजों का बीजगणित? जातियों का सुपर ओपिनियन पोल देखने से पहले बिहार का जातीय फैक्टर समझ लीजिए। यादव 14.4%, बनिया 7.1%, ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2%, भूमिहार 4.7%, कायस्थ 1.5%, कुर्मी 4%, कोयरी 6.4%, SC 16% और मुसलमान 16.9%। इनमें से 14.4% यादव और 16.9% मुसलमान वोटरों को मिलाकर बनता है लालू का MY समीकरण। क्या ये समीकरण इंटैक्ट है? क्या सारे यादव और मुसलमान वोट सभी 243 सीटों पर महागठबंधन को ही वोट देंगे? और क्या सारी अगली जातियां और यादव को छोड़कर बाकी सभी पिछड़ी जातियां NDA का दामन थामेंगी?
बिहार के सुपर ओपिनियन पोल के मुताबिक अगड़ी जातियों के करीब 66% वोट एनडीए को जा रहे हैं और 26% वोट महागठबंधन को। पिछड़ी जातियों के 42% वोट एनडीए को मिल सकते हैं और 30% वोट महागठबंधन को। अनुसूचित जातियों के 23% वोट एनडीए को जा सकते हैं तो 33% वोट महागठबंधन को मिल सकते हैं। मुसलमान वोटरों में सिर्फ 20% वोटर ही एनडीए पर भरोसा दिखा रहे हैं, जबकि महागठबंधन को मुसलमानों के 71% वोट मिल सकते हैं। चलने लायक नहीं है। अब चलिए ना, देखिए हमारे गांव की लंबाई 3 किलोमीटर है। अच्छा, 3 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर भी रोड नहीं बना है यहाँ। अच्छा, तो आपको लगता है ये इसकी वजह आपकी विधानसभा के जो विधायक हैं उनकी विधायक नहीं कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो अब क्या मन बनाया, फिर किसको वोट देंगे? रणधीर सिंह को देंगे, राजद को देंगे वोट। हाँ, जीना थोड़ा अंतर होता है, लेकिन कुछ तो बेसिकली है जो लालटेन को राजपूत समाज नहीं देखना चाहता है। पहले लालू यादव का जो समाज था वो देखा है, लेकिन जो उनसे नजीक है, प्रभुनाथ बाबू से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो राजपूत में वोट देंगे। लेकिन बेस देखा जाए तो ज़्यादातर जो है हम जो है लालटेन के विरोधी हो जाते हैं। हमारा जगमोहन साना है। अच्छा, क्या करते हैं आप? आई खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या चल रहा है फिलहाल आपके यहाँ इलाके में चुनाव को लेके? चुनाव अभी देखिए किसको वोट देंगे। हम तो मतलब बीजेपी करते हैं, बाकी अभी चेंज खोजते हैं हम लोग। चेंज सोच रहे हैं? तो चेंज सोच रहे हैं तो सामने कौन लग रहा है, कौन आ रहा है? रणजीत सिंह को देंगे। रणजीत सिंह को देंगे, लेकिन वो तो आरजेडी के हैं। उसी को देने का सोचा है। चेंज हम लोग चाहते हैं आपके। अच्छा, लेकिन आपके अंदर जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल बताया था कि जो 15 साल के जो राज था लालू का और 15 साल जो नीतीश कुमार का राज है, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो किसका आपको लगता है? लालू जी के राज में छिनताई, मर्डर, अपहरण, लूट हमेशा होता था। बाकी वो चीज अभी बंद है, अभी नहीं हो रहा है, तो आपको अभी शांत है। अभी तो उनका कहीं पर डर लगता है कि कहीं फिर से वैसा? हाँ, जैसे साहबुद्दीन है, अभी निकल जाने से मर्डर, छिनताई, अपहरण वो सब चालू हो जाएगा, पहले का युग आ जाएगा। अभी हम लोग शांति से हैं, नहीं काम हो रहा है, हम लोग शांति से हैं अभी। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP के साथ गठबंधन बनाया है। सवाल ये है, अगर 71% मुसलमान महागठबंधन पर भरोसा दिखा रहे हैं तो ओवैसी के साथ कौन है? इसी सवाल के बीच ओवैसी ने बिहार में प्रचार शुरू कर दिया है। बिहार को आकर उत्तर प्रदेश के योगी ने कहा ओवैसी का नाम ले दिया। हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, आपके ख्वाबों में हम क्यों नजर आते हैं? आपके ख्वाबों में हम क्यों आपको नजर आते? योगी बिहार को आए, अरे बिहार के बारे में बात करो, मगर नहीं पाकिस्तान और ओवैसी की बात कर रहे हैं। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को रिटायरमेंट होम में डालने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके बिहार की जनता तक पहुंचा दीजिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी को के एक MLA को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ओवैसी जिस सीमांचल में सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं, वहां लालू की पार्टी RJD और कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिलों को मिलाकर बनता है सीमांचल। यहाँ विधानसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें से 21 से 23 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। एनडीए को 15 से 17 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। मिथिलांचल में विधानसभा की 50 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं। 2015 में महागठबंधन ने यहां 45 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसे 17 से 19 सीटें ही मिल सकती हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली को मिलाकर बनता है तिरहुत। यहाँ 46 विधानसभा सीटें आती हैं। सुपर ओपिनियन पोल के मुताबिक इनमें से 28 से 30 सीटें एनडीए को और 14 से 16 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं। भोजपुर में 48 सीटें हैं, इनमें से एनडीए को 34 से 36 सीटें और महागठबंधन को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। मगध में विधानसभा की 26 सीटें हैं, जहां 2015 में महागठबंधन ने 20 सीटें जीती थी। जेडीयू के अलग होने के बाद कांटा उलट गया है। मगध में 18 से 19 सीटें एनडीए के खाते में और 6 से 7 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं।
अंग क्षेत्र में 23 सीटें हैं। यहाँ मुकाबला सबसे कांटे का है, जिसमें एनडीए को 11 से 13 और महागठबंधन को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली 3 रैलियों के लिए एक वेन्यू अंग क्षेत्र के भागलपुर को भी चुना था। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चे पर हैं। महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। तेजस्वी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया तो कई नई बातें शामिल की। 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा तो है ही, इसके साथ तेजस्वी ने बिहार की सरकारी नौकरियों के लिए डोमिसाइल, बिहार के युवाओं के लिए 85% का कोटा, नौकरी के एप्लीकेशन के लिए फीस 0 करेंगे, 35 साल तक के युवाओं के लिए 1500 का बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख तक का एजुकेशन लोन माफ और 80% मार्क्स लाने पर दलित बच्चों को लैपटॉप देने का वादा किया है। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर बिहार चाहे जितना पिछड़ा हो, बिहार के वोटर पॉलिटिकली स्मार्ट माने जाते हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स बिहार के हर रीजन और हर कंडीशन में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। पब्लिक के साथ उनके डायरेक्ट कनेक्ट को देखेंगे तो बिहार चुनाव के सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। नहीं, ये मोदी के आधार पे। क्या क्या मुद्दा है? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो 307 हो गया, राम मंदिर हो गया, वो धर्म के पीछे 370। हाँ 370 और धर्म के पीछे राम जन्मभूमि जो इसीलिए नाश करा है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और हम उनको ही वोट देंगे। हम नीचे का स्तर नहीं देख रहे हैं, हम ऊपर का स्तर देख रहे हैं, हम अपना समाज को देख रहे हैं। जो मोदी जी ने गिनाया कि राम मंदिर बनवाने से लेकर 370 हटाने तक, ये सारे मुद्दे आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं या जमुई के लोकल मुद्दे के आधार पे वोट देंगे? मोदी जी का तो पहले देंगे वोट। क्यों खुश हैं जी? यहाँ पर तो सभी के बाद विधानसभा देखिए, वो नया भी चेहरा है, इनको भी देखते हैं क्या है। बीजेपी से जो श्री सिद्धि जो खड़ी है, इनको भी देखते हैं। जो कमल है इनको जो है मोदी के विचार से दे रहे हैं वोट। आपके लिए देश के ये मुद्दे बिहार चुनाव में मायने रखेंगे या बिहार के मुद्दे? ऐसा है कि जब मेरा देश विकास करेगा तो राज्य भी करेगा। दोनों तरफ अगर एक सत्ता बनेगी, एक सरकार बनेगी राज्य और केंद्र में, तो एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा विकास होगा। जब केंद्र का सरकार रहेगी और यहाँ भी केंद्र के समर्थन में सरकार रहेगी तो ज़्यादा विकास होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ भी एनडीए की सरकार बने। इस बार वोट डालने के मुद्दे आपके राष्ट्रीय हित के होंगे जो मोदी जी ने गिनाए हैं वो, या फिर आप जमुई के मुद्दे के आधार पे वोट डालेंगे? नहीं, जो मोदी जी बोले हम उन्हीं का सपोर्टर हैं और उनको हम उनका ही वोट डालेंगे और जो कि हमारे बहुत अच्छा काम किए हैं देश के लिए। ये बताइए कि मोदी जी ने जो मुद्दे गिनाए हैं कि इंडिया के लिए, भारत के लिए जो जो हुआ है, आप उसके आधार पे वोट देंगे या जमुई में जो जो काम हुआ है उसके आधार पे? जी मैडम, जो ऐसा विकास हुआ है तो हम लोग वोट जरूर देंगे। कैसा विकास? बहुत कुछ हुआ, लेडीज लोग भी बहुत अच्छा काम किए हैं, शिक्षा प्रति भी काम किए हैं जमुई में। जी, स्वास्थ्य विभाग भी काम किए हुए हैं, तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। बिहार का वोटर वादों को देखता जरूर है लेकिन उसे रियलिटी के तराजू पर तोलता भी है। नीतीश कुमार के साथ 15 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी चाहे जितनी हो, अनुभवी मतदाताओं ने नीतीश से पहले का बिहार भी देखा है। बिहार फिलहाल तेजस्वी को देख रहा है लेकिन उसे अब भी नीतीश पर यकीन दिख रहा है। सुपर ओपिनियन पोल का लबोलवाब यही कहता है। और आज बिहार से लेकर दिल्ली तक पंजाब के होशियारपुर का मुद्दा जबरदस्त उठा है। फाइनेंस मिनिस्टर सामने आई और कहा कि राहुल गांधी हाथरस पर बोलते हैं, होशियारपुर पर चुप रहते हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ दी है। राहुल ने कुछ देर पहले ट्वीट तो कर दिया है लेकिन उनकी गाड़ी अभी तक होशियारपुर की तरफ नहीं मुड़ी है। हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। रेप कांड पर बीजेपी एक्टिव,
राहुल प्रियंका गांधी सेलेक्टिव। रेप पीड़ितों का दर्द यूपी पंजाब में क्यों फर्क? ऐसे सब दरिंदी के जो पुतला बना के रावण के सरता है, इस मौके के वास्ते शाम के रखना चाहिए कि जैसे जैसे ये आगन रावण जलाने का, यही इससे सब बंदा के जलाया करो। ये सिर्फ बीजेपी का सवाल नहीं है, हर कोई जानना चाहता है कि राहुल प्रियंका गांधी हाथरस की बेटी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो नसीहत देते हैं, हाथरस जाकर कैंप तक करते हैं, पिकनिक करते हैं, लेकिन जब बात कांग्रेस की सरकार पंजाब और राजस्थान पर उठती है तो खामोश क्यों हो जाते हैं? बीजेपी कह रही है रेप के मामलों पर तेरा मेरा क्यों? मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। होशियारपुर में जिस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है वो बिहार की अप्रवासी मजदूर की बेटी है, इसलिए ये सवाल और मौजूद हो गया है। बीजेपी ने बिहार चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी को गुड़ा गणित करने में घंटों लग गए। सवाल बिहार में चुनाव का था तो ट्वीट किया। यूपी के जैसे हमारी सरकार नकार नहीं रही है, यहाँ रेप हुआ है, अगर परिवार को डराया और धमकाया जाएगा या फिर न्याय के रास्ते में कोई रोड़ा अटकाएगा तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। जिस घटना से बीच चुनाव में तहलका मच गया है, उस घटना की सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत ग्राउंड जीरो पर जाकर देखी और समझी। इस माँ की आवाज को सुनिएगा। ये उसी 6 साल की बिटिया की माँ है जिसे दरिंदों ने रेप के बाद जिंदा जला दिया। जो लोग रेप पीड़ितों में फर्क करते हैं, जो लोग यूपी पंजाब देखते हैं, ये बातें सुनकर शायद उनकी आंखें खुल जाएं। कर लिया है गिरफ्तार तो उसका सब कुछ साबुत के दौर से उसका फांसी होना चाहिए। ऐसे सब दरिंदी के जो पुतला बना के रावण के सरता है, इस मौके के वास्ते शाम के रखना चाहिए कि जैसे जैसे ये आगन रावण जलाने का, यही इससे सब बंदा के जलाया करो। हाँ, यही सब जलाया करो इसी टाइम। सारे देशवासियों को मैं कहेंगे कि ऐसे बंदा के इसी टाइम जलाया करो कि आदमी संसार में याद करेगा कि रावण के पुतले के बदले में मनुष्य जल रहा है। हाँ, मेरे से सारे संसार भाइयों की यह है विनती। हाँ, नहीं याद आ रहा है। जो देखते हैं नाचते टपती रहे, कभी नहीं वो आंख बंद करती थी। पूछो कि मैं लिचकती पिचकती घुरता था। इतनी सोनी चिट्टी, एड्डी लंबा लंबा बाल, ऊपर 4 दिन हो गया मुंह ने मोरे हैं, बार बार के आता है, रात को नींद नहीं आता है, आंख मूंदते हैं तो लगता है झटका मार देता है। राहुल गांधी को इतनी देर लग गई जवाब देने में। प्रियंका अब तक नहीं बोली हैं। जब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया तो अमरिंदर सिंह ने भी अपने नुमाइंदों को भेज दिया। पूरा समाज देख रहा है कि कितना सहयोग हो रहा है, पूरा समाज देख रहा है, जलालपुर का समाज पूरा देख रहा है कि इसके ऊपर कितना सहयोग हो रहा है। सजा के लिए ये पूरा समाज को जे सहमत होगा वो मेरा भी सहमत है। ठीक है। ये इतना जो समाज अभी आया है, इसका मन में क्या है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो उसके साथ हम भी हैं। आपके पास कई नेता लोग आए, मेरे पास कोई नेता नहीं आया, नए नेता का हम जानते हैं। किसी ने आपकी मदद की? आपकी कोई मदद मेरे को नहीं किया है, नहीं हम किसी से मदद मांगे हैं।
जिस घटना ने पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया, वो घटना कितनी ज्यादा भयावह है उसकी पूरी कहानी सुन लीजिए। इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोरा होशियारपुर के टांडा गांव पहुंची। फिर पता चला कि उस दिन इस दरिंदे ने कैसे एक भरोसे का कत्ल कर दिया था। तारीख 21 अक्टूबर, वक्त दोपहर 2:57। नन्ही सी जान कदम ताल करते हुए जा रही है। 6 साल की इस मासूम को पता नहीं है कि जिसके साथ वो चल रही है वो गांव का अंकल नहीं बल्कि दरिंदा है। यही भरोसा होशियारपुर की इस बेटी के लिए खतरनाक साबित हुआ और ये बेटी फिर जिंदा नहीं लौट पाई। 18-19 साल के इस दरिंदे ने उसे जिंदा जला दिया। आप भी बहन समान है और वो भी एक मेरा बेटी था। 6 साल का बेटी का क्या पता है। आप भी सोचिए, आप भी किसी दिन किसी का माँ बनेगा और इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। वो अगर जिंदा हाँ अगर जिंदा रहता तो वो भी किसी का माँ बने। क्या बोलेंगे, किसी को बचाना है क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। इसमें लाल कपड़ों में बेटी का अधजला शरीर अंतिम संस्कार के लिए तैयार बैठा है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि इसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। इस माँ की चित्कार सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। माँ फूट फूट कर रो रही है। पिता के आंसू सूख चुके हैं। मिला था, बोले थे जाते हैं काम पे, आप लोग घरे में रहना। साला उस दिन लड़का भी सवेरे आ गया था। हम रोटी टिफिन लेके काम पे जा रहा था। मेरे को बोला अंकल जी सत श्री अकाल, पैर छूने लगा। हम सोचे अमीर का बच्चा है, आके पैर मेरे को छू लगता है, शर्मिंदा लगता है। हम बोले चलो ठीक है, जाओ हम जाते हैं काम पे। उस दिन हम चला गए काम पे। फिर उसी दिन ये बात बीत गया। आने के बाद जब हम सोचे बेटी नहीं मिल रही थी, आरोपी के घर वालों ने ही बताया कि उसकी लड़की जल गई है। जब लोग पहुंचे तो अधजली लाश मिली। दरिंदे ने हैवानियत करने के बाद बच्ची को जला दिया था और फिर लाश को बोरी के साथ ढक दिया था। जो भी एफआईआर में लिखाया है परिवार ने, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो भी क्वेरीज हैं परिवार की, हम उसका पूरा जवाब देंगे। रिमांड पे हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अकॉर्डिंग टू एफआईआर 2 लोग थे, वो अरेस्ट है। सर, जब आपको जानकारी मिली तो बच्ची की बॉडी किस हालत में थी? बच्ची की बॉडी जली हुई थी। बच्चा डेथ हो चुकी थी उसकी और उसकी बॉडी जली हुई थी। यहाँ से पैदल चलता हुआ बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है और बच्ची का हाथ पकड़ते हुए वो आगे की तरफ जाता है और आगे सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर वो हवेली है जहाँ पर आरोपी के परिवार की वो हवेली है, जहाँ पर वो बच्ची को लेकर जाता है और जहाँ पर इस पूरे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर इस वक्त पुलिस को तैनात किया गया है क्योंकि पूरा क्राइम स्पॉट है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसी गेट से एंट्री करता है और यहीं पर वो सीसीटीवी की फुटेज जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद 3:19 पर दोबारा आरोपी बाहर निकलता है और लेकिन तब वो अकेला होता है, तब बच्ची उसके साथ नहीं होती है। यहीं से आरोपी बच्ची को अंदर लेकर गया था और उसके बाद यहीं पर एक क्राइम सीन है जहां पर वो एक भैंसों के लिए जो तबेला बनाया गया, जो कमरा है, उसी में इस पूरी घटना को आरोपी की तरफ से अंजाम दिया गया और यहीं से बच्ची की आधी जली हुई लाश मिली थी। इस घटना के बाद टांडा पुलिस एक्शन में आई। सीसीटीवी खंगाला गया जिसमें दरिंदा पकड़ा गया। करीबन 1.5 घंटे में मुलजिमों को पकड़ लिया गया था। 2 ही मुलजिम थे, तो एफआईआर लॉन्च कर दी गई थी, तो उनका रिमांड ले लिया गया है। आज उनका और हमने 4 दिन का रिमांड लिया है। तो ये एक लड़का जो एक मुलजिम है, दोनों में से एक, वो इसको घर से ले गया था, तो फिर उसने घर से ले जाके वो उनकी हवेली थी, उसमें उसने उसका रेप करके मर्डर कर दिया था। तो वहीं दोषी थे सारे।
आरोपी जब उस बच्ची का हाथ पकड़कर हवेली में लेकर जा रहा था तो वो पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। दरअसल इसी जगह से जहां पर इस वक्त मैं चलकर आ रही हूं, यहीं से देखा गया सीसीटीवी में कि वो आरोपी ने बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। बच्ची का हाथ पकड़कर वो हवेली की तरफ लेकर जा रहा है और जिस जगह पर ये जिस सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है वो सीसीटीवी वो सामने वाला सीसीटीवी है। वो एक दुकान के पास एक घर की छत के पर ये सीसीटीवी लगा हुआ है जिसमें ये पूरा वाकया दिख रहा है कि किस तरह आरोपी ने बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है और जब पास से एक गाड़ी निकलती है तो बच्ची को उस गाड़ी से बचाता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन उसके बाद वो बच्ची को अंदर हवेली के अंदर लेकर जाता है और जिस वक्त ये पूरा जो टाइम है 2:57 का वक्त था जब आरोपी बच्ची को यहाँ से लेकर जाता है और 3:19 पर वो वहां से बाहर निकल आता है, यानी कि करीब 20 मिनट में वो पूरी घटना को अंजाम देता है। सीसीटीवी में दिख रहा दरिंदा सुप्रीत सिंह मासूम का हाथ पकड़कर ले जा रहा है। सुप्रीत के ही घर में लड़की के पिता ड्राइवर थे, जान पहचान थी, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ कि सुप्रीत इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा। वजह क्या पता चली है, क्योंकि परिवार का कहना है कि कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो जानते भी थे निजी तौर पर उनको, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि ऐसा वो शख्स ऐसा कर सकता है। तो वजह क्या था? वजह यही है कि उसका इस घर में आना जाना था, वो ड्राइवर रहा था, वो एक लड़का, वो यहाँ ड्राइवर, इसका लड़की का फादर जो है जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, उसका फादर जो उनके घर काम करता था दोषियों के, तो वो आना जाना था, तो वो आके उसको ऐसे बिस्कुट खिलाने लेके जाऊंगा ऐसे ले गया, यही वजह है। हम उसको काम करते थे पहले हम नौकरी उसको करते थे। वो लड़का तो बहुत छोटे था जब हम उसके घर नौकरी करते थे। वो पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ, हम पूरा जानते हैं, उसका माँ को जानते हैं, बहन को जानते हैं, उसका डायरी जानते हैं, दादा को जानते हैं। दूध निकाल के बाल्टी उसको घर जाते थे छोड़ने लिए, चाय पिलाता था, बैठो अंकल जी, सासरी काल बोलाता था, हाँ, सारे जी, राखड़ी भी बनवा जाता था, सारे जी, राखड़ी बनवा ये घटना वो जानबूझ के कैसे कर दिया हलाल, ये समझ का बात। पुलिस ने आरोपी और उसके दादा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी का पिता सुरजीत अभी तक फरार है। इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आरोपी सुप्रीत घटना के बाद अकेले जा रहा है। मासूम के साथ हुई दरिंदगी के बाद इलाके के लोग सड़क पर उतर आए। घटना को लेकर इलाके में बहुत ज्यादा गुस्सा है। होशियारपुर कांड बिहार चुनाव में भी अब बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इसे बिहारी अस्मिता से जोड़ दिया है। हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। सवाल राहुल गांधी पर उठे तो देर शाम तक कैप्टन की फौज भी एक्शन में आ गई। पंजाब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सुंदर श्याम अरोड़ा और एसएसपी होशियारपुर परिवार से मिलने पहुंचे। जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर इस वक्त श्याम सुंदर अरोड़ा पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वीडियो कॉल के जरिए परिवार से बात करेंगे। दरअसल सवाल यही है कि ये घटना 21 तारीख को हुई थी, आज 24 तारीख हो गई है, तो पिछले 3 दिनों में ये सभी राजनीतिक पार्टियां कहाँ थी? क्यों तब किसी को परिवार से मिलने का ख्याल नहीं आया? क्यों किसी ने आकर परिवार का हालचाल नहीं जाना? और अब आखिर ये राजनीतिक पार्टियां इस पर क्यों इस तरह इस मामले पर राजनीति कर रही हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राजनीति तो एक तरफ है, लेकिन पीड़िता को इंसाफ, पीड़ित के परिवार को इंसाफ आखिर कब मिलेगा? और महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को आज एक कश्मीरी ने तिरंगे का मतलब बताया। इस कश्मीरी की बात आप भी सुनेंगे तो ताली बजाए बगैर रह नहीं पाएंगे। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।